अब इनके और 640 मार्क्स के बीच में टोटल 5 बैरियर्स है। और 5 बैरियर्स क्या है, मतलब 10 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया, 10 दिन में पॉलिटी से कंप्लीट करते जाइए ना। आप कितना भी जीसी लियांग पढ़ लो, कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, यूपीएससी ऑप्शन वाला सब नहीं भिड़ सकते हो मतलब इन दोनों टॉपिक में। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मतलब इकोनॉमिक्स के आंसर अधूरे हैं। इसमें से आपको डेटा स्ट्रक्चर जैसे डीएससी मैगी नहीं बना देना है कि सुबह में पॉलिटी डाल दिया, दोपहर में हिस्ट्री डाल दिया, रात में ज्योग्राफी डाल दिया, फिर सोते वक्त थोड़ा सा कोठा भी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, तो अल्टीमेटली आउटपुट हो जाएगा जीरो। हाथ खोलिए, दिमाग के पीछे मतलब दिमाग को खोलेंगे फिर हाथ खोलेंगे, गलत बात है। पहले हाथ खोलिए, दिमाग अपने आप खोल जाएगा, है ना। जोहार, नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुला। बहुत बहुत बधाई उन 7,000 बच्चों को जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया है। आपको खुश होने की जरूरत है क्योंकि आपने अराउंड 3.5 लाख स्टूडेंट्स में से मतलब सबको हराकर आप 7,000 फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको घबराने की भी जरूरत है क्योंकि उन 7,000 में से 6,000 स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं मेंस में। तो ये मैटर टू वरी है ना। तो आपको हल्का नहीं होना है, मतलब टेक इट सीरियसली। तो उन 6,000 स्टूडेंट्स मतलब जो बाहर होने वाले हैं, वो 1,000 स्टूडेंट्स क्या स्पेशल ऐसा करेंगे कि वो जाएंगे इंटरव्यू में। सो हियर इज दिस वीडियो, काफी छोटा सा वीडियो होगा। इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा नॉनसेंस बातें नहीं करेंगे इधर उधर की। और इसमें क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, आपके पास भी और हमारे पास भी। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट का भी 1 साल भी नहीं हुआ है, बट वी आर शॉक्ड विद सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम यू। अराउंड लास्ट 24 to 48 आवर्स में हमें हंड्रेड्स ऑफ फोन कॉल्स, हंड्रेड ऑफ मैसेजेस, इंक्वायरीज, हमारे ऑफिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा हमें। एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको इंग्लिश सुनने का सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे आपके मेंस के लिए। सो यू कैन ट्रस्ट अस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं मेंस को निकालने के लिए, फाइन। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे जो कि मेंस आपको मतलब निकलवाएंगे। हाउ टू स्कोर 640 प्लस इन रिटन एग्जामिनेशन, है ना। ये कुछ टेक्निक्स है और अगले 55 दिनों की रोड मैप क्या होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 640 प्लस स्कोर क्यों लाना जरूरी है। कारण यह है कि मेजोरिटी जो जनता होगी, जनता जो है ना, तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स उनका फर्स्ट टारगेट होगा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और ये 7 जेपीसी का फाइनल कट ऑफ है ना। 7 जेपीसी का फाइन 674 मार्क्स गए थे फाइनल जनरल कैटेगरी का, इसी को बेस मान के चलते हैं। लेकिन मेंस में जो अनरिजर्व का कितना गया था, 532। तो आप देख सकते हैं कि मेंस में और फाइनल में कितना डिफरेंस है, 150 प्लस मार्क्स का, फाइन। तो क्या आपको लगता है कि 532 नंबर लाके मेंस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल जाता? हेल नो, नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, तो दैट मींस कि इंटरव्यू के स्कोर कितने थे? एवरेज स्कोर होता है 60 to 70 मार्क्स। सो इसका मतलब है कि आपको जेएस मिलने के लिए जो 610 मार्क्स लाया होगा ना मेंस में, उसी को जेएस मिला होगा। एंड अब हम मतलब इस फील्ड में मतलब हमने बहुत सारी मतलब इस बार हम ला रहे हैं अच्छे मतलब इनिशिएटिव्स ला रहे हैं और बहुत सारे मतलब काबिल टीचर्स हैं झारखंड में। तो और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस बार झारखंड में। सो आई कैन गारंटी यू, अश्योर यू, इस बार ये 700 प्लस जाने वाला है ना। 725 प्लस भी जा सकता है। इन दैट सिनारियो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए जो कि मेजोरिटी की फर्स्ट प्रेफरेंस है, 700 मार्क्स के प्लस आपको लाना पड़ेगा। इंटरव्यू में मान के चलते हैं कि आपको 60 से 65 आएगा, टेक इट मतलब एवरेज। तो आपको 640 मार्क्स, दैट मींस कि योर टारगेट इज 640 मार्क्स। आपको 640 मार्क्स लाने ही होंगे रिटन में, तभी आप सोच सकते हैं कि आपको जेएस मिलेगा। नहीं तो फिर आपको नीचे की सर्विसेज मिलेगी, फिर आप अगले साल फिर जेपीएससी में बैठेंगे और ये विशियस साइकिल में आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे। सो अगर चाहते हैं इस बार की इसी बात हम जेएस मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाए, आप 640 प्लस टारगेट करिए। देयर इज नो अदर वे आउट। कैसे होगा? मान के चलते ये सारे ये स्टूडेंट्स है ना, और ये सारे हैं 11 जेपीसी प्रीलिम्स क्वालिफाइड, है ना। 11 जेपीसी प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है ये, फाइन। अब इनके और 640 मार्क्स के बीच में टोटल 5 बैरियर्स है। और 5 बैरियर्स क्या है? तो सबसे पहला बैरियर है वो आंसर राइटिंग का, है ना। इस बार कंपटीशन वो पहले वाला ट्रेडिशनल नहीं होने वाला है, कुछ भी लिख के आगे आप देखना। इस बार कंपटीशन किस लेवल पे जाने वाला है मेंस में? प्रेजेंटेशन, सेकंड बैरियर है प्रेजेंटेशन। थर्ड जो सबसे बड़ा बैरियर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है जीएस मेंस में, पेपर आई गेस की पेपर 5, इतना बड़ा सिलेबस है इसका। जब हमने इसका नोट्स बनाया तो हमारी हालत खराब हो गई। ओ माय गॉड, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है मतलब इकोनॉमिक्स में, दुनिया जहान की मतलब इसमें सब कुछ डाला हुआ है सबसे। और आप देखेंगे ना कि टॉपर्स के आप जब उसको देखेंगे ना स्कोर कार्ड को, तो आप पिछला देखना कि इकोनॉमिक्स में स्कोर्स काफी कम मिलते हैं। बाकी में पॉलिटी, हिस्ट्री में, कोटा में सब में मिलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में एवरेज मतलब थोड़ा सा कम रहता है कंपैरेटिवली टू अदर लैंग्वेज, टू अदर जीएस पेपर। इकोनॉमिक्स सबसे टफेस्ट है, ये आपका तीसरा बैरियर है 640 मार्क्स के सामने। उसके पहले क्या अदर जीएस पेपर्स, और सबसे लास्ट बैरियर है वो है लैंग्वेज पेपर। एक एक करके हैंडल करते हैं कि 5 बैरियर्स को कैसे पार करके 640 तक पहुंचे हम लोग। सबसे पहला जो इनिशियल आंसर राइटिंग है ना, सबसे पहला बैरियर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है हमारा मंजिल मेंस। इसमें मेरे पास जो भी ज्ञान था पिछले मतलब सालों की, मतलब जो भी ज्ञान थी, सब कुछ इसमें हमने डाल दिया है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, जाके उसको डाउनलोड करिए।
प्रिंट करिए, अगर मोबाइल में पढ़ना है तो मोबाइल पढ़िए इसको, ये 60-70 पेज की पीडीएफ है, ओनली 60 to 70, है ना। इसमें पूरा सिलेबस ट्रैकर दे दिया है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। आज तक कभी ऐसा मतलब झारखंड में किसी ने किया नहीं था कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डाल दिया था। 6 और 7 जेपीसी का ही जगह हमने डाल दिया, एक सिलेबस ट्रैकर दे दिया है। 25:15:10 टेक्निक्स है, डिकोड द डायरेक्टिव्स, इंक्रीज योर मार्क्स, टॉपर्स वे के क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे यूज करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कैसे यूज करें, पेसल अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ डाला हुआ है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर आंसर राइटिंग, एवरीथिंग। इसको जो पढ़ लेगा, अभी देखो, अभी बात क्या है कि अभी मान के चलो कि 50-50 है, 7,000 में से 3500 होंगे फर्स्ट टाइमर्स मान के चलते हैं, और 3500 होंगे एक्सपीरियंस्ड, है ना। जेपीसी का इंटरव्यू, बीपीएससी का मेंस, यूपीएससी का मेंस भरे पड़े हैं ऐसे लोग। अभी क्या लेवल है, जो फर्स्ट टाइमर दे रहे हैं वो भी यहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस उनका लेवल यहाँ पे है ना। तो अभी ये डिफरेंस है। आई कैन गारंटी इस किताब को पढ़ने के बाद आप सीधा इनके आंख में आंख डाल के खड़े हो जाएंगे। इनके 5 साल की 10 साल की जो भी एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर, है ना, तो आप इनसे ऊपर भी जा सकते हैं। ये इसमें इतने से अच्छे हमने मतलब पॉइंट्स डाल दिए हैं, मतलब पूरा मतलब छान के जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है वो हमने इसमें डाल दिया है। ये है 50%, आंसर राइटिंग का 50% है ये, है ना। अगला 50% है इस दिव्यास में, इसकी क्या इनिशिएटिव्स है अभी हम लीक नहीं करेंगे, कंटेंट मतलब कॉपी हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, वेट एंड वॉच, ये आने वाला है। ये कब आएगा, एग्जाम से 1 महीने पहले। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसकी जरूरत आपको सीरियसली नहीं है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, एग्जाम से 1 महीने पहले हम आपको देंगे जीएस मेंस मास्टर सीरीज में। फाइन, ये वाला टेलीग्राम में अपलोडेड है, आप कोई भी इसको पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसको पढ़ लीजिएगा। और एक चीज जो मैंने देखा, मुझे 2 चीज में सीरियसली मतलब एक कंसर्न था। सी टॉपर्स तो बोलते हैं ना, जो रैंक आ जाए, ऐसा नहीं है कि रैंक लाने वाले बहुत मतलब वो होते हैं, कुछ रैंक कुछ लग, सिविल सर्विसेज में ना 1/3 लक होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए 1000 बच्चे इंटरव्यू में जो पहुंचेंगे, यूपीएससी हो या फिर आपका जेपीएससी भी हो, उसमें आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ज्यादा काबिल है, सब के सब काबिलियत रखते हैं रैंक लाने का, लेकिन रैंक कितना आएगा, 324 स्टूडेंट्स का ही रैंक आएगा फाइनली। सो दैट डजंट मीन कि वो 600 स्टूडेंट्स नाकाबिल थे, वो भी कैपेबल थे। 1 नंबर 2 नंबर से किसी दिन के इंटरव्यू में कुछ गलत सवाल पूछ दिया, लक था, लक साथ नहीं दिया, तो वो होता है। तो उनकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कि रैंक आ गया ठीक है, लक है, आपका मेहनत प्लस लक दोनों होता है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना, जो झारखंड के जो सबसे बड़े जेपीसी के जो टीचर है, जो कि 3rd जेपीसी या 4th जेपीसी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, आई विल नॉट टेक हिज नेम, तो जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर टीचर है, मैंने उनसे बस 2 चीज पूछा था कि सर मुझे बस 2 चीज आप हेल्प कर दो, कि झारखंड में आपने तो इतने टॉपर्स को बनाया है, आंसर कितने वर्ड लिमिट का लिखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि 500 से 600 वर्ड, है ना। इसका कारण बताऊंगा आपको। और मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सर झारखंड के जो मेंस में मतलब ऑप्शंस पूछते हैं, तो झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सही रहेगा या नॉर्मल जो इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। उन्होंने बोला झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो उनके वर्ड मतलब हिज काइंड ऑफ भीष्म पितामह ऑफ जेपीएससी गाइडेंस इंडस्ट्री, तो उनकी बातों पर ट्रस्ट करना कंपलसरी है। हमको, हम क्या आपको भी ट्रस्ट करना चाहिए। 500-600 वर्ड इसलिए क्योंकि रादर देन राइटिंग टेलीग्राम पे हर जगह, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 700 वर्ड लिखना है, 800 वर्ड लिखना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता है। आप 800 वर्ड का उतना लिख दोगे ना, पेज पलटते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं, बोरिंग सा लगेगा, है ना। कोई पढ़ता है क्या, उतना नहीं पढ़ता। ऊपर ऊपर से वो देखते हैं, आपके कीवर्ड्स को देखते हैं, मैप्स डायग्राम्स को देखते हैं। 500-600 वर्ड से क्या होगा ना, आपको 4 आंसर्स लिखने हैं, टाइम काफी कम है, सोचना है, प्लानिंग करना है, काइंड ऑफ एस्से समझिए कि 4 एस्से लिखना है आपको जेपीएससी के हर पेपर में। ओके, लास्ट वाले में आपको 5 एस्से लिखना है। तो वहां पे अगर रेदर देन राइटिंग 700 वर्ड आंसर इन वन, लास्ट आते आते आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप 500 वर्ड लिख के भागोगे, है ना। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखिए, है ना। एक मतलब ग्राफ ऐसे ऐसे करने से अच्छा है ना कि सीधा एकदम 1045 का ग्राफ रखिए, एकदम स्ट्रेट, है ना। 500 से 600 वर्ड आंसर में ना यूनिफॉर्मिटी दिखेगा एग्जामिनर को। अच्छा, इसने मतलब सब में अच्छे से मतलब रादर देन मतलब इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम किसी क्वेश्चन में, आप एक ही क्वेश्चन मतलब हर को एवरेज टाइम दीजिए, है ना। तो ये ज्यादा स्मार्ट अप्रोच होगा और इससे ज्यादा अच्छा लिख भी पाएंगे। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, टू द पॉइंट लिखिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालिए, कम लिखिए, सटीक लिखिए ना, और 600 वर्ड काफी होते हैं, है ना। अटेम्प्ट झारखंड क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि ये झारखंड का एग्जाम है ना, स्टेट लेवल एग्जाम है, और ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया कि हर स्टेट में अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं, तो झारखंड में भी फेवर करेंगे। तो आपके झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से एक कनेक्शन बैठता है बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर की, ओह माय गॉड, अच्छा ये स्टूडेंट झारखंड का है ना, क्योंकि तभी से झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो एक रीजनल जो होता है ना, टच आता है आपके एग्जामिनर के साथ, तो आपको झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। फाइन, ये हमने भी किसी से पूछा है ना। तो ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, इसको फॉलो करिएगा। झारखंड के क्वेश्चंस को अगर पॉसिबल हो तो अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो नहीं रैंक आएगा, लेकिन 2-3 मार्क्स भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गए ना, तो आप झारखंड पुलिस सर्विस से सीधा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, रैंक लिस्ट से अंदर से बाहर हो सकते हैं 2-3 मार्क्स से मेंस में। जो एक थ्रेशोल्ड जो होता है ना, देखिए 7000 जो स्टूडेंट्स है ना,
7,000। इसमें मेजोरिटी पता है मतलब आपके 6,000 स्टूडेंट इसी में रहेंगे, लेकिन जो आखिरी के जो 2,000 स्टूडेंट्स रहते हैं 5,000 इसमें रहेंगे, उसमें बहुत छोटा छोटा गैप रहता है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से। तो यही सब चीजें मैटर करती हैं। बाकी 4,000 तो एकदम खरे खरे बाहर हो जाते हैं, 5,000, लेकिन 2,000 के बीच में एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है मेंस में। फाइन। अब ये जो दूसरा आंसर राइटिंग का सॉल्यूशन है, हमारा मंजिल मेंस का टेस्ट सीरीज, इसमें टोटल 16 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। ये 1 तारीख से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन अभी नहीं है और हिंदी मीडियम में नहीं है ना। तो ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स इसको लिख के, जो रांची के लोकल है, तो हमें डायरेक्ट आंसर शीट लिख के हमारे ऑफिस में दे सकते हैं। बरियातू में हमारा ऑफिस है, आप फोन करें, हम आपको एड्रेस बता देंगे, है ना। बरियातू पानी टंकी बुलेट का शोरूम है ना, वहीं पे हमारा ऑफिस है। तो वहां पे आप आके हमें डायरेक्ट दे सकते हैं। जो बाहर है रांची, तो हमें स्कैन करके भेज दीजिएगा, आपको विथ इवैल्यूएशन विथ ऑफिस है। टेस्ट सीरीज काफी जरूरी होता है। पहले देखिए, ऐसा ट्रेडिशनल देखा गया कि लोग सोचते हैं कि मैं पहले अपना दिमाग खोलूंगा। दिमाग खोलूंगा मतलब कि पहले मैं इसमें ज्ञान भरूंगा, है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तब जाके मैं अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, मतलब कि हाथ खोलूंगा। ये गलत बात है। पहले हाथ खोलिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, राइट फ्रॉम डे वन हम आपको डेली क्वेश्चंस देते हैं अपने मेंस आंसर सीरीज में। आप डायरेक्ट देख के लिखिए, नोट्स को देख के लिखिए। अपने 700 वर्ड लिखने का जो आपको होता है ना, 500 से 600 वर्ड लिखने का आंसर का, पहले हाथ खोलिए। इंप्रूव मतलब देख के आपको हाथ को मतलब ऑटोमेटिक चलना चाहिए ना, क्योंकि वहां पे अगर आप दुनिया भर का ज्ञान पड़ा हुआ आपके अंदर दिमाग में, लेकिन जब वहां लिखने बैठेंगे ना, तो आपको समझ में क्या लिखे। तो फर्स्ट मतलब ओपन योर हैंड, है ना, फर्स्ट ओपन योर हैंड। दिमाग में नॉलेज तो चलते, नॉलेज एक मतलब प्रोसेस होता है ना, धीरे 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 आपको नॉलेज बढ़ते जाएगा, लिखते लिखते नॉलेज बढ़ते जाएगा आपका। लेकिन राइटिंग बहुत जरूरी है। देख के लिखिए, सामने नोट्स खोल लीजिए, देख के, गूगल का यूज करके लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखना जरूरी है। द सूनर यू स्टार्ट आंसर मतलब आंसर राइटिंग, द मोर आर योर चांस। एकदम फैक्ट बात है। जितना जल्दी लिखना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये बात मान लीजिए, एकदम गांठ मान लीजिए इस चीज को। ये सिविल सर्विसेज का रूल है मेंस का पास करने का। प्रीलिम्स का ये क्या रूल है? ऑब्जेक्टिव, जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज्यादा चांसेस बनेंगे, है ना। मेंस में जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लिखिए, टेस्ट सीरीज को लिखिए, है ना, पूरे टेस्ट को एकदम टाइमली लिखिए, है ना, विथ एवल्यूएशन। देखिए क्या क्या आपकी कमियां हैं, सारे पैरामीटर्स हमने इसमें अच्छे से देखिए। अब देखिए प्रेजेंटेशन का बात करते हैं, है ना। सेकंड जो बैरियर है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का सॉल्यूशन ये है कि हमारा 2 टेलीग्राम ग्रुप है। एक है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपडेट सब कुछ हम देते हैं। एक स्पेशल हम बना रहे हैं लाइव सी बिल्कुल जेपीएससी मेंस का, है ना, आंसर राइटिंग का ग्रुप है। इसके ये ओपन टू ऑल है। इसमें पेड मेंबर्स, नॉन पेड, हर इंस्टीट्यूट के मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप आइए, इसमें जुड़िए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्डअप करिए, लोगों को दिखाइए कि मेरे पास ये शक्ति है। आप उसको ये दिखाइए कि हाँ मैं ऐसे लिखता हूँ। इससे क्या होगा, एक दूसरे को लोग देख के बहुत कुछ सीखेंगे। और ये गलत बात है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम होता है, मेरी स्ट्रेटजी लीक हो जाएगी, ये एकदम बिल्कुल नॉनसेंस बात है। स्ट्रेटजी लीक नहीं होती, आपकी और ताकत बढ़ेगी, है ना। आप सीखिए अपने आंसर। इसमें हम डेली एक क्वेश्चन दे देंगे आपको। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी लिखिए उसको, है ना, इसमें लिख के इसमें क्वेश्चंस डालिए, एक दूसरे का पीयर रिव्यू करिए, है ना, विद द पैरामीटर्स वी हैव टोल्ड। और इसमें एक चीज और स्पेशलिटी हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस टाइप हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, इसमें अपना लिख के, है ना, ये पैरामीटर्स होगा, हैंड राइटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन एंड फ्लो। फ्लो मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस रहना चाहिए, पहले ओरिजिन फिर कॉजेस, है ना, कि नहीं कि फिर सीधा पहले कॉजेस बता दिए फिर ओरिजिन बता रहे, तो उल्टा हो जाएगा। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा वहां पे, इसी लाइनिंग वाले फॉर्मेट में आपको लिखना है ना। अगर इसमें नहीं लिखना है तो अपने कॉपी में लिख के भेजिए, लेकिन भेजिए जरूर उसमें, है ना, एक दूसरे को देखिए कौन कैसा लिख रहा है। इसको हम लोग हिंदी में भी कर देंगे, क्वेश्चंस को ना डेली हिंदी में भी हम लोग लिख के दे देंगे। इससे क्या होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे, एक दूसरे को आइडिया मिलेगा, अच्छा हो ये ऐसे लिख रहा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। फाइन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को बिल्ड करिए। और इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कंटेम्पररी होते हैं, जितना फ्रेश आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सी दिस एग्जांपल, आपके पेपर 6 में एक सिलेबस है ना, कैंसर, है ना। तो उस आप देखिए रिसेंट न्यूज है, कब का है ये, मार्च 5 मार्च का है। फाइन, देखिए 5 मार्च 2024 का ये न्यूज है कि वैक्सीन दैट प्रिवेंट 6 कैंसर, से कंटेम्पररी न्यूज है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर 6 के आंसर्स में, कि ऐसा सर मतलब एक वैक्सीन आ गया है रिसेंटली, हिंदू का आर्टिकल है, ये एकदम ट्रस्टेड आर्टिकल है। उसी तरह देखिए पॉल कैंपेन्स इन इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट क्लाइमेटिक इश्यूज, आपका एनवायरमेंट टॉपिक है, पॉलिटी में टॉपिक है। अभी रिसेंटली इलेक्शन का साल चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इलेक्शन पे का सवाल बन जाए। इन्वायरमेंट तो है ही देश का सबसे गर्म मुद्दा पूरे दुनिया का, इन सब चीजों को डालिए वहां पे, कंटेम्प्रेरी फील्ड दीजिए वहां पे, टेस्ट दीजिए। तो ऐसे ऐसे जो भी आर्टिकल्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इस ग्रुप में डाल दिया करेंगे, है ना। इसको पढ़िए, अपने आंसर्स को इनरिच करिए, अपनी क्वालिटी दिखाइए, एक अलग सा स्वैग आ जाएगा आपके आंसर्स में। अच्छा, इस बच्चे ने कंटेम्प्रेरी बड़ा अच्छा टच किया, तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएंगे। फाइन। अब जो थर्ड बैरियर आता है इकोनॉमिक्स का, फाइन,
इकोनॉमिक्स सबसे डेडलिएस्ट पोर्शन है आपके पेपर, मतलब पूरे जीएस पेपर्स का। तो इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन हमने ये लाया कि इकोनॉमिक अब टाइम नहीं बचा आपके पास कि एबीसीडी पढ़ने का, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज बजटिंग, एवरीथिंग, इससे टाइम बहुत कम बचा है। तो हमने क्या किया है आपके लिए कि हम सबसे पहले तो आपको ये देखिए, जो जेपीसी की एक स्पेशलिटी क्या है ना कि ये क्वेश्चन का सिलेबस है ना, आपके इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन है, फाइन, इसी तरह आपके सारे पेपर्स है। ये पता क्या कर सकता है जेपीसी, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकते हैं ये लोग, एग्रीकल्चर रूरल, आप एक भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। इससे क्वेश्चन बना देंगे आपके 500-600 वर्ड का, 40 मार्क्स का। डब्ल्यूटीओ पे बना सकते हैं, एग्रीकल्चर पे बना सकते हैं, मार्केटिंग बना सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन तक पे बना सकते हैं। सो जेपीसी का एक एक वर्ड जो सिलेबस का है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको एक एक टॉपिक पे आपके पास 10 पॉइंट होने चाहिए। सो हियर इज लाइव थिंक गुरुकुल टू हेल्प यू आउट। इकोनॉमिक्स जो सबसे टफेस्ट इनफैक्ट पेपर, सारे पेपर के, हम आपको सबसे पहले अपने नोट्स में ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, इससे आपका दिमाग खुल जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे आंसर्स लिखना है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को सीधा मतलब हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देते हैं। जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधा उसको रट जाओ, एकदम इजी टू वर्ड लैंग्वेज है। डब्ल्यूटीओ इंट्रोडक्शन क्या है उसका, हु रिप्लेस्ड, व्हाई डब्ल्यूटीओ रिप्लेस्ड जीएटीटी, है ना, प्रिंसिपल्स क्या है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के, फाइन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मेजर एग्रीमेंट्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, इश्यूज क्या है डब्ल्यूटीओ के, है ना, फिर क्रिटिसिज्म हो रहा है डब्ल्यूटीओ का वे फॉरवर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपको डायरेक्ट जो सोच सकते हो तो सोच लेंगे कि भैया इसको कैसे सुधारा जाए, जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब कम टाइम है तो ज्यादा सोचने का टाइम नहीं, तो सीधा इसको रट जाना वे फॉरवर्ड को, अच्छा ऐसे डब्ल्यूटीओ को और सुधारा जा सकता है। ओके, डब्ल्यूटीओ इन इंडिया के क्या इश्यूज है ना, रिसेंट इश्यूज भी हमने डाल दिया इसमें। तो गेन्स फॉर इंडिया क्या है डब्ल्यूटीओ के, कंसर्न्स क्या है। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज है, मतलब यही सब चीजें पूछते हैं आपसे, एकदम टू द पॉइंट पूछेंगे। सी स्टूडेंट्स को ना, मतलब ये वाला मेन होता है ना, ये अंदर तो आप कुछ भी लिख देंगे ना, आप तो कहानी बना ही सकते हैं डायरेक्ट फार्म, तो जैसे कि ये आपका पॉइंट हो गया है ना, गेन्स फॉर इंडिया, तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब लिखे लास्ट में। तो अब ये सब अंदर में तो ग्रामर भर ही देंगे ना, आपको पता ही है, कुछ कुछ लिख ही दीजिएगा, और एग्जामिनर साहब ये पढ़ेंगे भी नहीं आपका। यही ऊपर वाला कीवर्ड्स देखिए, इसको तो अंडरलाइन कर दीजिए, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, है ना, या फिर ब्लू से लिख रहे हैं ब्लू ही से अंडरलाइन कर दीजिए, तो अंडरलाइन कर दीजिए कीवर्ड को कि हाँ भाई एग्जामिनर का इसमें नजर चला जाए, तो आपको समझ जाएगा अच्छा इसको आता है, फिर अंदर वाला वो बॉडी पढ़ेंगे ही नहीं। अब जो सबसे आपका जो फोर्थ बैरियर था, अदर जीएस पेपर्स, तो अदर जीएस पेपर्स का देखिए टॉपिक वाइज आपको नोट चाहिए। आई विल रिकमेंड कि आप रिसर्च मत करिए ज्यादा, अपना टाइम फोकस करिए इनपुट लेने पे, है ना, कैसे मतलब सीखा जाए। तो आपके लिए हम रेडीमेड ये सब नोट्स आपको हम दे रहे हैं अपने मेंस मास्टर सीरीज में, सीधा इसको पढ़ जाइए, है ना, टू द पॉइंट है। और ये सब मतलब देखिए नोट्स मतलब हमारे जो होते हैं ना काफी वेल रिसर्च होते हैं। हम मतलब क्वांटिटी पे मतलब ज्यादा विश्वास, हम क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। एक मतलब हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एकदम वेल रिसर्च करके दे। और मेंस इज अ मैराथन, है ना, एक चीज याद रखिएगा कि मेंस मैराथन होता है ना, मेंस में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये नहीं कि एक ही दिन में पॉलिटी पढ़ लिए, शाम में साइंस पढ़ लिए, अगला दिन ज्योग्राफी पढ़ लिए, तो आपका पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे पढ़िए। तो आपको हम सारा मेंस का नोट्स आपको हम दे देंगे मेंस मास्टर सीरीज में, ये वैल्यू एडेड नोट्स कंप्लीट नोट्स है ना आपका। तो ये सारा नोट्स आपको अपने एप्लीकेशन अभी इकोनॉमिक्स हमने अपलोड कर दिया है ना। तो आपको 30 अप्रैल तक आपको ये पूरा पेपर 5, 6 और 5 मई तक हम पूरा आपको वो कर देंगे अपलोड, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला। उसके बाद आप उसको पढ़ते रहिएगा अच्छे से, है ना, आंसर राइटिंग करते रहिएगा। और ये कैसे मिलेगा आपको, जीएस में हमारे पास बस 2 ही कोर्स है, जीएस मेंस मास्टर सीरीज, इसमें आपका टेस्ट सीरीज है, प्लस आपका जनरल स्टडीज का नोट्स है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स के, जैसे कि मिडाइवल हिस्ट्री, इसमें वीडियोस की जरूरत नहीं है ना। आपके झारखंड के मूवमेंट, इसमें ये सब रट्टा मारने वाले टॉपिक है। इशू कहाँ जरूरत है आपको वीडियोस की, जैसे कि आपका इंडिया से एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर, है ना, ये सब इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शंस में आपको जरूरत है वीडियोस की कॉन्सेप्चुअल की, तो वहां पे हम वीडियो बना देंगे आपके लिए, है ना, जहां पे हमको लगता है कि आप फंस सकते हैं वहां पे। तो एक दूसरा जो हमारा कोर्स है ये है मेंस मास्टर सीरीज विद खोटा का, इसमें आपको खोटा का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अभी इसमें 500 रुपीज ऑफ चल रहा है, कूपन है ना, तो इसको यूज कर लीजिएगा। इसमें आपको जीएस के नोट्स प्लस आपका टेस्ट सीरीज, इसमें जीएस के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस खोटा के वीडियोस प्लस नोट्स। आप देखिए मेंस इज अ मैराथन, हमने कहा था ना, मेंस में आप धीरे धीरे जीत सकते हैं। एकदम आप सोचेंगे कि हम एक ही बार में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, नोट्स हंगरी मत बने कि पूरा नोट्स हम जमा करके रख ली, सजा के पढ़ ही नहीं रहे, उसमें पूरा धूल जम रहा है। तो नोट्स देख के मतलब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको पढ़िएगा तब तो कुछ काम आएगा ना। और पढ़ने के लिए आपको धीरे धीरे पढ़ना है ना, ये नहीं कि एकदम एक ही दिन में, मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, मैक्सिमम 1 और 2, है ना। तो जीएस प्लस लैंग्वेज जैसे पढ़िए, मतलब 10 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया, 10 दिन में पॉलिटी, इस तरह से कंप्लीट करते जाइए। एक दिन में जीएस के 2 सब्जेक्ट तो मत इंक्लूड करिए, ऐसे आपका फिर ना आउटपुट मतलब कम हो जाएगा ना, दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है। एक दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स भी घुसा देंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे भी रात में बोलेंगे दिमाग को याद करो, तो कैसे याद करेंगे। ओके, सो मेंस में धीरे धीरे जीता जाता है। लैंग्वेज पेपर लास्ट बैरियर 240 मार्क्स के लिए,
खोटा ले कि अदर्स ले। अगर आपको एकदम खोटा समझ में ही नहीं आता है, एकदम नहीं पढ़ते ही नहीं सकते, मतलब इम्पॉसिबल आपके लिए, तो नहीं लेना है खोटा, है ना। लेकिन अगर ले सकते हैं तो ले लेना है ना। ऐसा नहीं कि खोटा नहीं लेंगे तो रैंक नहीं आएगा, लोगों ने लाया है रैंक, पहले भी लाया है तो इस बार। लेकिन ऐसा देखा गया स्टेट पीसीएस में कि खोटा के साथ रैंक लाना आसान होता है ना, इजीली। यहाँ पे मतलब यहाँ 70 to 90 मार्क्स तक इजीली लाए जा सकते हैं, और यहाँ पे 70 to 90 मार्क्स मतलब टॉपर्स का स्कोर होता है ना। यहाँ पे तो 120 प्लस भी जाता है कोटा में। और ये जो है सो है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। हम आपको चेंज नहीं कर सकते, ना आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर मुझे रैंक लाना है तो जो पढ़ना मैं वो पढ़ूंगा ना। इनपुट देने से आउटपुट भी तो आना चाहिए, है ना। इनपुट बस दिए जा रहे हैं, आउटपुट का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो वो गलत है ना। तो झारखंड में मैक्सिमम आउटपुट इसमें आता है ना। हो सकता है कि इस बार गलत हो जाए, लेकिन ऐसा ट्रेडिशनली हो रहा है। नो वन इज गॉड, कोई फ्यूचर देखा नहीं, हो सकता है इस बार कोटा फ्लॉप कर जाए, इस बार नागपुरी हिट कर जाए। ये ऐसा हुआ था पॉबैट में, यूपीएससी के 2012-13 में पॉबैट का पूरा बोलबाला था, अचानक से पॉबैट का एकदम धराशायी हो गया। इस बार होता है खोटा हो जाए, कोई नहीं जानता है, लेकिन चांसेस कम है होने के। कोटा में हमेशा सिलेक्शन हुए, इस बार भी होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मतलब जैसे कि देखिए मेडिकल वाले लड़के आते हैं और पॉलिटिकल साइंस लेते हैं यूपीएससी में, इंजीनियरिंग के लड़के आते हैं एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, तो अगर आपको भी रैंक लाना है तो खोटा ले लीजिए ना, व्हाई टू टेक रिस्क। अगर एकदम नहीं समझ में आता है तो फिर छोड़ देना है, इंग्लिश या हिंदी या नागपुरी जो भी ले लेना है, फाइन। अब देखिए खोटा का जो सॉल्यूशन था हमारे पास, हम भी वेरी प्रैक्टिकल, तो हमने देखा कि खोटा में अच्छे मार्क्स आते हैं। सो हियर वी ब्रॉट दीपक सर। इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि इनके पास बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ नॉलेज है। सी नॉलेज का कोई एज नहीं होता है ना। तो एग्जाम की मतलब तैयारी दो तरीके से होती है, एक होती है मतलब कि पीएचडी लेवल की तैयारी, मतलब स्कॉलर्स की तैयारी, कॉलेज लेवल की तैयारी, एक होती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी क्या होता है, बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो दीपक सर की स्पेशलिटी मुझे यही लगी कि ये काफी मतलब टू द पॉइंट है ना। मतलब ये इन्होंने वही पढ़ाया जो कि खोटा में इंपॉर्टेंट थे। सीज नोट्स सच अ गुड हैंडराइटिंग, इन्होंने खोटा बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमारे कोर्स पे, हमारे एप्लीकेशन में पूरा वीडियोस अपलोडेड है खोटा का। बीइंग अ यूथ, बीइंग वेरी एनर्जेटिक, बीइंग वेरी नॉलेजेबल इन खोटा। सो इनके जेपीसी के इंटरव्यू अपेड स्टूडेंट्स भी हमारे पास खोटा में, मतलब उस बैच में, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की इनकी कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे खोटा। तो हमें अच्छा लगा, सो हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि अगर आपको खोटा में प्रॉब्लम है तो उनकी वीडियोस को देख लीजिएगा, है ना। इज अ वेरी नाइस फैकल्टी ऑफ खोटा। अब देखिए, अब हम सेकंड फ्रेमवर्क पे आते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टू एस द मेंस, है ना। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है ना, कि मेंस निकालने के लिए, फाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की, है ना। क्या इतने टाइम में हो जाएगा 55 डेज में? तो एकदम हो सकता है। आपके पास अब लिवरेज नहीं है कि यू हैव, मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये कोचिंग का भी नोट्स उठा के ले आए, वो कोचिंग का भी नोट्स उठा के ले आए, ये बुक उठा के ले आए, वो बुक उठा के ले आए। टाइम नहीं है आपके पास, है ना। एक सोर्स मैक्सिमम दो सोर्स, है ना, इतना करेंगे। सिलेक्टिव होंगे, स्मार्ट होंगे, अभी भी सिलेक्शन लिया जा सकता है ना। टाइम ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास एनफ टाइम है ना। जो आपका हाल है ना, मेजोरिटी का वही हाल है। ऐसा मत समझिए कि बाकी सब अलग है। जेपीसी के से देखा ना, 1 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया कि एग्जाम लेंगे, इसी 15 दिन में बहुत पीपीटी निकाल लिए। ये अभी भी आप निकाल सकते हैं मेंस, तो टाइम है आपके पास, डोंट वरी। लेकिन अब से सीरियस हो जाइए, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करते, मेंस है, बड़ा चीज है, पीटी नहीं है। कंपटीशन, ओ माय गॉड, 7 जेपीसी इंटरव्यू अपेड स्टूडेंट्स है इस बार, बीपीएससी इंटरव्यू अपेड स्टूडेंट्स है। मैं तो पहली बार पीटी निकला है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं सर? कैसे नहीं होगा सिलेक्शन आपका? अगर ऐसा रहता कि सीनियर ही मतलब सेलेक्ट होते तो यूपीएससी में, है ना, 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के, 24 साल के लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी निकाल के स्कोर आके 30 साल 32 साल वाले, यूपीएससी 5 इंटरव्यू, यूपीएससी 6 मेंस, यूपीएससी 6 प्रीलिम्स, ऐसे लड़कों को हरा के इनका सिलेक्शन होता है। कैसे? ये स्मार्ट होते हैं ना। ये डू व्हाट इज पॉसिबल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यही रूल है। वही करिए जो कि पॉसिबल। इतना किताब खरीद के, इतना नोट्स, सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो। अरे नोट्स पढ़ना होता है ना, नोट्स देने से क्या होता है? जमा करके कुछ थोड़ी होगा, है ना। किताब खरीद के कुछ थोड़ी होगा। इतना एक एक टॉपिक पे एक एक किताब मिल जाएगा आपको। लेकिन ये स्मार्ट तरीका नहीं है ना, डू व्हाट इज पॉसिबल, है ना। कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, और मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम आंसर राइटिंग, है ना। एंड लेस रिसोर्सेज, लेस इज मोर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यही फंडा अपनाते हैं ये 21-22 साल के लड़के, आप भी कर सकते हैं। खोटा नहीं लेने से सिलेक्शन, मतलब मैंने खोटा नहीं लिया है तो क्या मैं बाहर हूं क्योंकि खोटा ही वालों का सिलेक्शन होगा, ऐसा मतलब मान्यता है लोगों का। इंग्लिश वाले बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर खोटा समझ में नहीं आता, मेरा तो मेंस होगा नहीं क्योंकि खोटा वालों का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। 7 जेपीसी में देयर आर मतलब इंग्लिश स्टूडेंट्स, है ना, देयर आर हिंदी स्टूडेंट्स। धरती पे कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है कि इस बार नागपुरी का रैंक 1 आ जाए, हो सकता है इस बार इंग्लिश का रैंक 1 आ जाए, हु नोज, है ना। नो वन इज गॉड। और कुछ धरती पे कुछ भी मतलब ये फिक्स नहीं है, चेंज होता है ना। धरती पे परिवर्तन ही संसार का नियम है। खोटा वाले, नॉन खोटा वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, है ना।
कंटेंट्स, मेरे पास कंटेंट्स नहीं है, मेरे पास मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे जैसे मेरा पीटी निकल गया, यहाँ पे लोग एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या होगा, है ना। सी, बिना कंटेंट्स के भी आप मतलब एग्जाम निकाल सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कारण ये है कि एग्जामिनर जो है ना आपका पूरा मतलब वो आंसर शीट नहीं पढ़ते हैं, एकदम प्रूवन फैक्ट है ये, राइट फ्रॉम मतलब यहाँ पे 700 वर्ड का किसको टाइम, ऊपर ऊपर से वो उस चीजों को खोजते हैं, इजिली मिल गया अच्छा मार्क्स देके चले जाते हैं, नहीं मिला खराब मार्क्स देके चले जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा, स्नेक का एग्जाम्पल मैं देता हूं, है ना। जो भी बिना जहर वाला सांप होता है, आप उसके पास जाएंगे तो वो एकदम फन था कि आपको काटने के लिए तैयार हो जाएगा, वो दिखाता है कि मेरे पास जहर है, अपने आप को डेडली दिखाता है। सो नेवर शो योरसेल्फ कि मेरे पास कम नॉलेज है, मैं कमजोर हूं, है ना। ऑलवेज प्रिटेंड टू बी पावरफुल, है ना, अपने आप को एग्जामिनर को दिखाई कि मेरे पास काफी नॉलेज है। किसी टॉपिक मान के चलिए इंपैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं क्या करूंगा, सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैसे प्रिटेंड करना है। सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीन चीज होती है आंसर में। इंट्रोडक्शन में सॉलिड सा लिख दीजिए, इसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास। 5 तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर्स को, डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, है ना, फिर आप रिसेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को यूज करके, फिर डेफिनेशन को यूज करके। हमने आपको अपने मेंस मंजिल मेंस वाले पीडीएफ में बता दिया है इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, है ना, ये दोनों चीजें एग्जामिनर पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अंत भला तो सब भला, है ना, ये चीज दो चीज याद रखिएगा। कंक्लूजन मैटर करता है, इसको एकदम सॉलिड सा दे दीजिए, एकदम ऑप्टिमिस्टिक सा, एकदम बढ़िया सा कंक्लूजन। इसके लिए आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए होती है ना, इसके लिए डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए होती। किसी भी टॉपिक पे 10 से 20 मतलब हम आपको बता देंगे कैसे यूज करना है। बीच में क्या करना है कि बॉडी कमजोर है मेरी, कंटेंट कम है, तो वहां पे क्या करिए कि दिखावा करिए, शो योरसेल्फ। कैसे, सबसे पहला तरीका है दिखावा करने का, वो है मैप, है ना। दूसरा है डायग्राम, फिर है फ्लो चार्ट, फिर है ग्राफ, है ना। ये चारों में से कुछ एक बना दीजिए वहां पे, है ना, दिखा दीजिए कि एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इससे आता है ना। ये पिक्टोरियल चीज है ना, जल्दी दिमाग में घुसती है। आपने मूवी में देखा होगा ना, मूवी में जो देखते हैं तुरंत याद हो जाता है ना, किताब में जो पढ़ते याद नहीं होता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर करिए अपने हर आंसर्स में, और खासकर वहां पे जहां पे कंटेंट कमजोर है आपका, है ना। तो इससे एग्जामिनर को आप एक मतलब काइंड ऑफ वो होगा कि हाँ, शो ऑफ कि हाँ मेरे पास नॉलेज है ना। ट्राई करिए, काम कर गया, हो सकता है काम ऐसा करता है, ऐसा देखा गया कि काम करता है ये सब चीजें। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए है। मैंने 7 जेपीएससी का इंटरव्यू दिया है, मैंने 7 बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, मुझे कौन रोक पाएगा जेपीएससी में इस बार। भैया इस गलती में मत रहना आप, है ना। इस बार कंपटीशन बहुत हेल्दी होने वाला है ना। और 21-22 साल के लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो नेवर लेट योर गार्ड्स डाउन, है ना, बी वेरी सीरियस, चौकन्ना रहिए, है ना। और कभी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इस बार कंपटीशन को, नहीं तो बुरा पछताएंगे आप। फिर से पता चला कि आप 11 जेपीसी का टैग, इंटरव्यू का टैग लेके फिर से 14 जेपीसी में बैठिएगा। सो इसलिए 11 जेपीसी 7 जेपीसी का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया है, या बीपीएससी का मेंस दिया, इंटरव्यू दिया है, डजंट मैटर, बी एट ग्राउंड जीरो। ओके, अब देखिए सब, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं कि हिस्ट्री में कैसे मार्क्स लाना है, किसको अटेम्प्ट करना है। तो हिस्ट्री में आपके 4 सेक्शंस है ना। जो पहला सेक्शन है आपका एंशिएंट है, दूसरा है मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न, और चौथा है झारखंड। तो मेरे ये सजेशन आपको रहेगा कि इसमें 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, है ना, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप एक झारखंड को अटेम्प्ट तो करिए ही करिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, झारखंड जरूरी अटेम्प्ट करना। और दूसरा जो अटेम्प्ट करिए मिडाइवल को अटेम्प्ट करिए, है ना। अगर आपके पास पूरा नॉलेज है हिस्ट्री का, आप एकदम पारंगत है, तो आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन टू ऑल है, मतलब जो एवरेज है हर चीज में, तो उनके लिए मेरा ये 2 सजेशन रहेगा। कारण क्या है, और इनफैक्ट जो बहुत हाई लेवल में है उनको मैं सजेस्ट करूंगा मिडाइवल और झारखंड अटेम्प्ट करने। इसका कारण क्या है कि एंशिएंट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, फंसा सकते हैं आपको। सेम मॉडर्न में यहाँ डेप्थ बहुत ज्यादा है ना। इंडस वाली सिविलाइजेशन को इजिप्टियन सिविलाइजेशन से जोड़ा जा सकता है। गांधी जी, है ना, गांधी जी को इतने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि फंस सकते। और दूसरा जो सबसे जो मेन कारण है ना, कि यहाँ पे यूपीएससी ऑप्शनल वाले एंट्री मार देंगे तो आप हो जाओगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, हो जाओगे टाइम फेस, है ना। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शन वाले बच्चे जब इसका आंसर लिखेंगे ना, एंशिएंट या फिर मॉडर्न का, तो आप उनके मतलब लेवल में नहीं रहेंगे, इम्पॉसिबल है। और यही कारण होता है कि मतलब जब स्टूडेंट एग्जाम देकर आता है ना कि अरे यार, जब मार्कशीट आता है तो यार हिस्ट्री में मेरे मार्क्स काफी कम आ गए,
कारण ये कि आपने यूपीएससी ऑप्शन वालों से पंगा ले लिया। बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना। स्टेट पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं दे कैन नेवर मैच द लेवल ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और यूपीएससी के जो जीएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि जिनका जीएस मतलब जो प्रीलिम्स पास करते हैं, दे कैन नेवर मैच द यूपीएससी ऑप्शनल। जैसे मान के चले कि जीएस पॉलिटी सबको पढ़ना है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे के पास जो पॉलिटी की नॉलेज होगी, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले के पास ज्योग्राफी की नॉलेज होगी, इवन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पास बच्चे ना उनको मैच नहीं कर सकते हैं। सो ये फैक्ट है। उसी तरह आप इनके ऑप्शनल वाले बच्चों को, यूपीएससी ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स को नहीं टच कर सकते, इम्पॉसिबल है। इनकी इतनी रिसर्च, इतनी डेप्थ में घुसे होते हैं, इतनी एनालिटिकल स्किल होती है उनके पास कि खुदा ना खास्ता अगर बदकिस्मती से आपके आंसर चेक करने से पहले यूपीएससी ऑप्शन वाले का आंसर चेक कर दिया, उसने एंशियंट भी इतना अच्छा आंसर लिख दिया, इतने बढ़िया से मतलब एनालिसिस दे दिया उसमें, तो आपको फिर मार्क्स मिल जाएंगे कम। फिर आप निकलोगे बाहर, हिस्ट्री में खराब मार्किंग हुआ है। एक्चुअली खराब मार्किंग नहीं होता, आपकी किस्मत खराब थी, आपने पंगा ले लिया यूपीएससी ऑप्शन वाले से, है ना। तो एंशिएंट में और मिडाइवल में ये यूपीएससी ऑप्शन वाले काफी ताकतवर, सॉरी मॉडर्न में काफी ताकतवर है, लेकिन मिडाइवल में दे आर पावरलेस, एंड झारखंड में दे आर पावरलेस। कारण ये है कि मिडाइवल में फिक्स क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है ना, फिक्स सीक्वेंस है, वहां पे ज्यादा एनालिसिस की मतलब स्कोप नहीं है। फाइन, तो वहां पे एक मतलब फैक्ट्स होते हैं कि हाँ भाई दिल्ली सल्तनत तो ऐसे हुआ था, वहां पे ज्यादा स्कोप कम है, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न में काफी ज्यादा स्कोप बनते हैं इनके लिए अपनी कलाकारी दिखाने का। तो इनसे मतलब बच के रहना है, क्यों फालतू का रिस्क लेना। फाइन, मिडाइवल में मतलब सिलेबस भी बहुत छोटा है ना। इसमें मान के चलिए क्या क्वेश्चन पूछ ही दिया कि मतलब कैसे मतलब रिलेट कर दिया कि रोमन से इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, जैसे कि पूछा यूपीएससी में, इस बार मान के चलिए कॉपी कर लिया सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आपको लगता है कि आप इनको मैच कर पाएंगे? किसी जमाने में नहीं मैच कर पाएंगे। फाइन, अब इस पे मार्क्स ऐसे इंक्रीज करें, है ना, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मार्क्स इंक्रीज करने का दो तरीका, एक तरीका एनालाइज, फाइन, है ना, एनालाइज कैसे? एक तो हिस्टोरिकली, एक प्रेजेंट, है ना, कॉन्टेम्प्ररी। हिस्टोरिकली कैसे एनालाइज करना है? मान के चलिए कि तुगलक की जो आई थी ना, जेपीसी का क्वेश्चन था कि डिस्कस द मतलब ये तुगलक की टोकन करेंसी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो उसमें सबको पता है कि भैया फैक्ट तो सबने लिख दिया होगा। सबको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री फैक्चुअल है, हिस्ट्री फैक्चुअल नहीं होता। हिस्ट्री में ना एनालिटिकल स्किल्स भी होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। मान के चलिए कि तुगलक की पॉलिसी को मैंने पूछा, तो सबको पता है कि भैया तुगलक था, बेवकूफ था एक नंबर का, उसमें मतलब चार मतलब उसने पॉलिसीज लाई थी, ट्रांसफर किया था कैपिटल को, सबके सब फेल हो गए थे, मतलब वो मतलब उसका हिस्टोरिकली उसका नाम खराब हो गया। टोकन करेंसी में क्या किया कि सिल्वर को खत्म करके कॉपर करेंसी लाई, घर घर में चोरी होने लगी, फाइनली उसको बंद करना पड़ा, पूरी राज्य की इकोनॉमिकली वो मतलब डाउन हो गया, सबको पता है। लेकिन उसमें एक लाइन अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि अगर वो टोकन करेंसी सक्सेसफुल हो जाती तो क्या होता है ना, ये आपको बाकियों से अलग कर देगा। आपको एक लाइन लिख देना उसमें कि व्हाट इफ दिस टोकन करेंसी वुड हैव बीन सक्सेसफुल। क्या होता उस टाइम पूरी दुनिया में सिल्वर का शॉर्टेज था, है ना, तो और उस टाइम इंडिया को ट्रेड पे मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता अगर वो टोकन करेंसी सक्सेसफुल हो जाती तो, है ना। तो ये सब चीजें आपको डालनी है। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनल मूवमेंट, तो सब कुछ पता है कि भाई ऐसे से हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वैसे उनका योगदान था। लेकिन व्हाट इफ वो नहीं रहते, है ना, अगर उनका योगदान नहीं रहता तो क्या होता है नेशनल मूवमेंट का, एक लाइन छोटा सा डाल देना है आपको वहां पे। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें डाल देना है कि भैया उसकी जो टाउन प्लानिंग थी आज के डेट में भी मतलब उसको अर्बनाइजेशन में उसको हम फॉलो करते हैं ना, कुछ चीजें उसकी कॉपी हुई है। तो ये सब चीजें आप प्रेजेंट टेंस को हिस्टोरिकली मतलब उसका एनालिसिस दीजिए, उसमें थोड़ा सा दिखाइए कि हाँ उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंट टेंस में बिरसा मुंडा मूवमेंट है ना, बिरसा मूवमेंट, तो बिरसा मूवमेंट के दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6 जेपीसी में, 7 जेपीसी में भी। तो इस बिरसा मूवमेंट का क्या प्रेजेंट इंपैक्ट है ना, एनालाइज करिए। बिरसा मूवमेंट के बाद भगवान ये बिरसा मुंडा जैसे भगवान बिरसा मुंडा बन गए, फाइन, उनके मतलब अभी प्रेजेंट टेंस क्या कि 15 नवंबर, ओके, 15 नवंबर, ये इस मूवमेंट का इंपैक्ट था। झारखंड को इसी दिन फॉर्म किया गया। कब था? 15 नवंबर उनका जन्म दिवस था। झारखंड जनजातीय गौरव दिवस, है ना, जनजातीय गौरव दिवस, ये इंपैक्ट था। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट, है ना, एक लौते ट्राइबल लीडर जिनकी फोटो टंगी हुई है वही है भगवान बिरसा मुंडा। तो ये सब चीजें इंपैक्ट थी, मतलब होता है कैसे बिरसा मुंडा के थ्रू वो फेमस हुए थे ना। तो ये सब चीजों को डाली कि उनका इस टाइप का मतलब वो लेवल था कि मतलब आज की डेट में उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, फाइन। तो ये सब चीजें से डालने से क्या होगा, आपके आंसर से एक अलग लेवल का दिखेगा, है ना, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे, आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शंस है। पहला है फिजिकल, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, और फोर्थ है झारखंड ज्योग्राफी। तो मेरा आपसे सजेशन आएगा इसमें कि आप इसमें झारखंड ज्योग्राफी को तो अटेम्प्ट करिए ही करिए, और जो तीसरा करिए नेचुरल रिसोर्सेस को। सेम रीजन यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
मॉनसून, क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, एक से एक यहाँ पे आंसर बनाया था। मैंने देखा है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, यू कैन नॉट मैच देम, है ना। आप कितना भी जीसी लियोंग पढ़ लो, कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, यूपीएससी ऑप्शन वालों से आप नहीं भिड़ सकते हो मतलब इन दोनों टॉपिक में। वो ऐसा आंसर लिखेंगे ना, और वही से फिर हो गया आपको कहीं बैड लग रहा, सबसे पहला आंसर मान के चलो यूपीएससी ऑप्शन वाले का चेक कर लिया एग्जामिनर सामने, है ना, या फिर आपसे जस्ट पहले चेक कर लिया और उसने एक मतलब बहुत अच्छा सा आंसर लिख दिया है यूपीएससी ऑप्शन वाले ने, और आप उस लेवल का आंसर नहीं लिख पाएंगे, प्रैक्टिकल है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कम, फिर आप बाहर निकलोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो यार ज्योग्राफी में मुझे बड़ा कम मार्क्स में लगता है कि खराब मार्किंग हुआ ज्योग्राफी में, मार्किंग का रीजन, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना, ये सब सालों की एक्सपीरियंस के साथ आई है। एक एक चीज को जब हमने बारीकी से देखा ना, तो हाँ यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ना। व्हाई टू शो एटीट्यूड, है ना, व्हाई टू बी सो इगोइस्टिक, है ना, बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर इससे मतलब मार्क्स इजीली आते हैं, यहाँ पे क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज में ज्योग्राफी ऑप्शन वाले ज्यादा कलाकारी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल है ना, ये फैक्ट्स है, कोई भी रट जाएगा तो उसी लेवल का आंसर लिखेगा। यहाँ पे दिमाग, क्रिएटिविटी का स्कोप है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है ना, इन दोनों में। ओके, सो इन दोनों को करिए, इसमें मैप का बना देना है, हम अच्छे से आपको दे देंगे अपने नोट्स में अच्छे से फैक्ट। और इसमें एक चीज है कि इसका सिलेबस ही काफी मतलब छोटा है ना, इंडस्ट्री से तो सबका मोटा मोटी सेम ही रीजन रहता है कि फैक्टर्स ऑफ लोकेशन का चैलेंजेस मोटा मोटी सेम ही रहता है ना, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में एक दो पॉइंट का डिफरेंस होता है, सो इजिली कवर हो जाएगा ये दोनों आपका। इन दोनों को अटेम्प्ट करिए, इन दोनों में रिस्क मत लीजिए, अगर आपको एकदम पारंगत है इन दोनों में तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि डोंट टेक रिस्क, है ना, इनसे पंगा नहीं लेना यूपीएससी ऑप्शन वालों से। अब इसमें मार्क्स ऐसे इंक्रीज होगा, तो इसमें मार्क्स इंक्रीज करने का एक ही रास्ता है, मैप, है ना, ज्योग्राफी में झारखंड का मैप और इंडिया का मैप, है ना, एकदम आपके टिप पे होना चाहिए और अच्छे से मैप बनाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे बना दिया, इतना प्रैक्टिस करिए ना झारखंड के मैप को और इंडिया के मैप को कि एकदम स्पीड में आप बड़े अच्छे से मैप बना पाए, है ना। तो जो भी मान के चलिए कोल के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो झारखंड का मैप बना के दिखा देना है कि भैया यहाँ पे कोल पाया जाता है ना इस डिस्ट्रिक्ट में। कोई वाटरफॉल का आ गया तो भैया यहाँ पे मतलब ये वाटरफॉल्स है ना, तो इरिगेशन का आ गया तो यहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन है, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन है। सेम गोज इंडिया मैप, है ना, सॉइल के बारे में आ गया तो यहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है, यहाँ पे ये है वो है, इस टाइप से अच्छे से आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन ज्योग्राफी, है ना। अगर 1-2 मार्क्स भी आपको एक्स्ट्रा आते हैं ना इन मैप बनाने से, आप समझेंगे 1 मार्क्स की कीमत जब आपको रिजल्ट में आप देखेंगे ना, 1 मार्क्स से मैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जगह मुझे झारखंड पुलिस सर्विस मिल गया, तब आप उस टाइम बहुत अफसोस करेंगे। पॉलिटी प्लस पॉवर्ट, ओके। इसमें क्या करना है कि इसमें कोई ऑप्शंस नहीं, आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पे आप बच नहीं सकते, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। पिछली बार हुआ था कि 8 क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से बोला था 4 अटेम्प्ट करने, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटी प्लस पॉवर्ट है, लेकिन 6 जीपीसी में इन्होंने 4 दिया था कि 4 पॉलिटी से दिया था, 4 पॉवर्ट से दिया था, यहाँ से 2 करो, यहाँ से 2 करो, तो रिस्क नहीं ले सकते है ना। अगर ये वाला रिपीट हुआ था तो भाई सब पॉलिटी पढ़ के चले जाएंगे, पॉवर्ट सब छोड़, सबके सब छोड़ देंगे, है ना, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। तो लेकिन हो सकता है कि फिर से वही वाला 6 जीपीसी वाला पैटर्न यूज कर दे, तो रिस्क में आपको पूरा सिलेबस का तैयारी करके जाना पड़ेगा पॉलिटी प्लस पॉवर्ट में। पूरा नोट्स आपको हम देंगे इसका। अब इसमें मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें, है ना, पॉलिटी प्लस पॉवर्ट में। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है मार्क्स को इंक्रीज करने का, वो है सेकंड एआरसी, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट्स, है ना। टोटल रिपोर्ट्स, इसके एक रिपोर्ट मतलब काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम यूपीएससी टू स्टेट पीसीएस। सपोज दैट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्ट में है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें लिख देना आपको कि अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी थर्ड रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट पे रिपोर्ट है। ऐसा सा रिकमेंडेशन दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का, है ना, डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए। सेकंड एआरसी का एग्जांपल आप दे देंगे, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे, ओ माय गॉड इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ये सब गवर्नमेंट के मतलब है ना, तो इसमें आपको कोई मतलब रिस्क लेने की मतलब कोई खतरा ही नहीं है, आप एकदम लिखेंगे आप मार्क्स मिलेगा, एकदम फिक्स्ड है ना। अब उसको दूसरा कैसे यूज करेंगे, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, फाइन। अब जैसे कि डिजास्टर मान के चलो झारखंड है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो सबसे पहले कौन हैंडल करेगी, झारखंड सरकार हैंडल करेगी। झारखंड मान के चलो कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अर्थक्वेक आएगा तो हैंडल कौन करेगी, झारखंड सरकार। झारखंड सरकार कैसे हैंडल करेगी, एसडीआरएफ, है ना, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहीं से पैसे निकाल के यूज किए जाएंगे। इसमें पैसा कैसे आता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है भाई कि इसमें इतना, इस बार एसडीआरएफ जो होता है ना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में इतना पैसा दिया जाए। जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने, है ना, 14th फाइनेंस कमीशन ने कितना रिकमेंड किया था, अराउंड 61,000 करोड़, है ना, स्टेट्स को, है ना, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना, एसडीआरएमएफ कहते हैं, मैनेजमेंट फंड। और 15 जेपीसी में कितना दिया था, सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन ने
15 फाइनेंस कमीशन ने दिया 1.28 लाख करोड़, है ना। सब मेंशन कर सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन से मतलब इतना ज्यादा फंडिंग तो आप यूज किया। फाइनेंस कमीशन कैसे आता है? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आर्टिकल 280, है ना। फाइनेंस कमीशन विच इज मीन है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकमेंड फलाना फलाना इतना मनी फॉर द डिजास्टर, ये फॉर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ओके, सो इसे यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ जाएगा आपके आंसर्स का। तीसरा आप क्या यूज कर सकते हैं, है ना, तीसरा क्या यूज करेंगे, तीसरा यूज करेंगे ग्रांट इन एड, है ना, ग्रांट इन एड। आर्टिकल 275 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोविजन है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 275 विच मेंशंस ग्रांट इन एड, है ना, बाय द यूनियन टू द मतलब स्टेट्स, है ना, सेंटर के थ्रू स्टेट्स को ग्रांट इन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो डिजास्टर के टाइम में ये ऐसा प्रोविजन है, तो इसका यूज करके एक्स्ट्रा फंड एलोकेट किया जा सकता है स्टेट्स को। तो आर्टिकल 275 को मेंशन कर देना है, आर्टिकल 280 के थ्रू फाइनेंस कमीशन का मेंशन कर देना, 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन, है ना। तो इस सब चीजों से आपके आंसर्स में एक अलग सा लेवल आ जाता है। फिर क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है कि नहीं, ये यहां तो नहीं यूज होगा, लेकिन ये सब चीजें मोटा मोटी 4 से 5 चीजें हैं। फिर एक कमिटीज, है ना, कोई कमिटी बनी है कि नहीं, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है, इससे बहुत सारी कमिटी बनी है, सरकारी कमीशन, कमीशन एंड कमिटीज, उन सब चीजों का अकॉर्डिंग टू फलाना कमीशन ऐसा सा रिकमेंड किया गया, तो अपने आंसर्स में डालिए। सेंटर स्टेट रिलेशन का जब भी आएगा ना, तो सरकारी कमीशन, कुंची कमीशन, ये सब यूज करिए, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। ये प्रूवन फैक्ट, ये काम करता है, ये सब ट्रिक्स, ये सब ट्रिक्स आपको यूज करना है। फाइन। सेकंड ईआरसी के सारी रिपोर्ट्स का आपको समरी हम दे देंगे, यूज करना है, गवर्नेंस का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, कहां पे क्या यूज करना है इसको, है ना। आर्टिकल्स का मतलब गिन के 15-20 आर्टिकल्स है जो कि यूनिवर्सल आर्टिकल्स है, हर जगह यूज किए जा सकते हैं। उसी तरह आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, कमीशन कमिटीज हो गए, फाइन, ये सब चीजों को यूज करना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं आपके पास, सॉरी पूरा का पूरा आपको सिलेबस का तैयारी करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आपको पूरा सिलेबस कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ देंगे ना, एक वैल्यू एडेड टैक्स एक दिया हुआ है सेक्शन छोटा सा वीएटी, उससे भी आपका बन सकता है 40 वर्ष का, मतलब ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक एक टॉपिक को पकड़ना है, वहां पे आपके पास लेवरेज नहीं है कि यहाँ पे कुछ छोड़ सकता है, आपको पूरा सिलेबस का तैयारी करना पड़ेगा। डू नॉट हैव द ऑप्शन। अब यहाँ पे कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट, है ना, इंडिया का और झारखंड का। सेम बजट भी इंडिया का और झारखंड का, है ना। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मतलब इकोनॉमिक्स के आंसर्स अधूरे हैं। इसमें से आपको डेटा स्टैक जैसे डीएसडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आया तो इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये रिसेंट डेटा थोड़ा डालना पड़ता है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला आ गया तो क्या मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, इरिगेशन का क्या डेटा है, सब कुछ मतलब आपको इसमें मिल जाएगा, और ये हम अपने नोट्स में इंक्लूड करके देते हैं ना, तो आपको जरूरत नहीं है रिसर्च करने की। पहला ये हो गया। दूसरा गवर्नमेंट के स्कीम्स, है ना, स्कीम्स, स्कीम्स में क्या यूज करेंगे आप, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट का यूज और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ कुछ स्कीम्स है ना अच्छे अच्छे, तो उसको मतलब यूज किया जा सकता है अपने आंसर्स में, अपने आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा रिपोर्ट्स, है ना, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग टू ये इंडिया का ये पोजीशन है, वर्ल्ड में ये पोजीशन है, ये सब आप यूज करके अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं ना, एक बैलेंस मतलब एक सपोर्ट दे सकते हैं अपने आंसर्स को, भैया मैं जो लिख रहा हूँ सही है, क्यों, फलाना रिपोर्ट ऐसा कहता है ना। तो ऐसे आप अपने सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर्स को, तो आपके आंसर्स में एक अलग सा लेवल आ जाएगा, आपको मार्क्स खूब अच्छे मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से ये सब चीजों को यूज करना। फिर चौथा क्या है कि फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट का खूब यूज कर सकते हैं। इससे बना दिया एक इस टाइप से दिखाते हैं, इन्फ्लेशन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिर ये ऐसा ये वाला ग्राफ बना सकते गोल वाला, है ना। फिर कुछ हेडिंग देना है तो इस टाइप का बना के दे सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ यूज कर सकते हैं कि 1 दे दिया, 2 बता दिया, 3 4 पॉइंट, इस टाइप का ग्राफ में यहाँ पे मेन टॉपिक दे दिया, इसके पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, या फिर इस टाइप का यहाँ पे पॉइंट दे दिया, फिर ऐसे करके, है ना। बहुत सारे ग्राफ्स है, आप इकोनॉमिक्स में तरह तरह के मतलब फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं ना, इरिगेशन को दिखाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम में यूज किया जा सकते हैं इकोनॉमिक्स में। अब आ गया साइंस, एग्रीकल्चर प्लस इन्वायरमेंट, लास्ट टॉपिक। इसमें भी आपको लिवरेज नहीं है, पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ भी ऑप्शंस आपके पास काफी कम है, मतलब आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, किसमें से क्वेश्चन आ जाए नो वन नोज, तो पूरा तैयार करिएगा।
इसमें मार्क्स ऐसे भरेगा, इसमें दो तरह के है ना, एक तो पूरा स्टैटिक है जैसे कि फिजिकल साइंस लाइफ साइंस पूरा स्टैटिक है, वहां पे आप माइटोसिस मियोसिस सोलर सिस्टम ये सब में डायग्राम्स का यूज करेंगे है ना। दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर होगा, इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे कंटेम्प्ररी एग्जांपल्स, करंट इश्यूज है ना, करंट का यूज करेंगे अपने इन्वायरमेंट के आंसर्स को, एग्रीकल्चर के आंसर्स को, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से, रिसेंट जो न्यूज में चल रहा है ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का एक क्वेश्चन था है ना, तो बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, करंट का आपको तो यूज करना ही पड़ेगा, मोर फ्रेश आंसर्स मोर, जितना फ्रेश आंसर्स रहेगा ना उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन, जैसे कि कैंसर है, इसमें तो कैंसर एक टॉपिक था, तो कैंसर में आप यूज कर सकते हैं कि ऐसा सा वैक्सीन आ गया मार्केट में जो कि यूज किया जा सकता है, मतलब तो आपको इसमें आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बैंकिंग का क्वेश्चन होगा, बैंकिंग में आप यूज करिए एनपीए को, एनपीए भी सबसे बड़ा मुद्दा, और एनपीए रिलेटेड भी विलफुल डिफॉल्टर्स है ना, आरबीआई के रिसेंट जो चेंज किया उन्होंने विलफुल डिफॉल्टर्स क्राइटेरिया को सितंबर 2023 में, तो आप इन सब चीजों को अपने डालिए आंसर्स में, तो उससे आपके आंसर्स मतलब इनहेंस हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स प्लस डायग्राम फ्लो चार्ट वही सब चीजें ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हाईली इंपॉर्टेंट इन पेपर 5 और 6 है ना, इकोनॉमिक्स में और आपके इसमें साइंस वाले पोर्शन में करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा यूज है, तो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करके दे रहे हैं सब करंट अफेयर्स है ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रयान हो गया या फिर रिसेंट जो भी मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आई है ना, मिसाइल जो भी है वो सब हम इंक्लूड कर देंगे। अब लास्ट आ गया 55 डेज प्लानिंग है ना, 55 दिनों की खिलाफ प्लानिंग होनी चाहिए। सो रिमेंबर दिस कि माइंड लिमिटेड है ना, आपकी माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है, मैगी नहीं बना देना है कि सुबह में पॉलिटी डाल दिया, दोपहर में हिस्ट्री डाल दिया, रात में ज्योग्राफी डाल दिया, फिर सोते वक्त थोड़ा सा खोटा भी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, तो अल्टीमेटली आउटपुट हो जाएगा जीरो। आपको आउटपुट लेना है ना, और मेन से एक मैराथन है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी पढ़ना, ये नहीं कि पूरा नोट जमा कर लिया और पढ़ ही नहीं रहे, या फिर पढ़ तो सब कुछ है कि मल्टीटास्किंग इज वेरी डेंजरस है ना। तो हमने कैसा सिलेबस डिजाइन किया है, आप मतलब सबसे जो टफेस्ट है इकोनॉमिक्स, सबसे टफेस्ट इसको सबसे पहले खत्म करिए है ना, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या है ना कि इसको सबसे लास्ट में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे साइंस को करेंगे, और इकोनॉमिक्स के साथ क्या रहेगा एक लैंग्वेज पेपर, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट 1 से 3 घंटे के बीच में लैंग्वेज पेपर डेली पढ़ना है, बिकॉज यू नो कि जो जीएस के जो स्कोर रहते हैं ना, देखिए 7,000 में तो मान के चले कि 3,500-4,000 नॉन सीरियस स्टूडेंट्स है, जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना, जो कि रियली में कैपेबल है मेंस निकालने की, उनके बीच हम देखेंगे मेंस में प्लस माइनस 5 to 10 रहता है ना, 5 to 10 यही डिफरेंस रहेगा आपके मेंस के उनके स्कोर में है ना, हर पेपर का बात कर रहा हूं मैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप देखेंगे ना कि प्लस माइनस 20 हो सकता है ना, यहाँ पे प्लस माइनस 5 से 10 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस 20 भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज पेपर कैन मेक और ब्रेक द गेम है ना, लैंग्वेज पेपर पे पूरा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पेपर को हल्के में नहीं लेना है, इसको डेली 1 घंटा पढ़िए, ये टफ है लैंग्वेज पेपर, सीरियसली बहुत टफ है। जो खोटा फर्स्ट टाइम मेरे उनके लिए भी, जो खोटा में पारंगत है वो भी पढ़ा लिखिए अच्छे से, जो खोटा में पूरा एक्सपर्ट है वो सोचे कि 120 प्लस लाना है, जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है वो सोचे कि 90 प्लस लाना है, इस टाइप से अपने आप को तैयार करिए। लैंग्वेज पेपर डेली रिविजन डेली करना, जो भी दिन भर पढ़ा उसको शाम में रिवाइज कर लेना, एक आंसर डेली लिखना है ना। The sooner you start writing answers, the greater are your chances। पहले मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्ट में, हाथ खोलिए, दिमाग के पीछे मतलब दिमाग को खोलेंगे फिर हाथ खोलेंगे, गलत बात है, पहले हाथ खोलिए, दिमाग अपने आप खोल जाएगा है ना, नॉलेज अपने आप इसमें आ जाएगी। देख दे के आंसर लिखिए ना, सामने लिख लीजिए गूगल को या फिर अपने नोट्स को, देख दे के आंसर लिखिए, लेकिन लिखने की आदत डालिए, हाथ को मतलब तैयार करिए कि डेली दिन भर में ये 600 × 4 2400 वर्ड लिख सके है ना। ओके, सो आप इसको एक क्वेश्चन डेली लिखिए, तो आप 55 दिनों में 55 लिख लेंगे। बाकी हमारा टेस्ट सीरीज इसमें डाला हुआ है, तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले हम खत्म करेंगे, सबसे टफेस्ट को सबसे पहले, उसके बाद साइंस सबसे टफ है, उसको सेकंड में 10-10 दिन, फिर 10 दिन हम पॉलिटी पॉपेट को खत्म करेंगे, फिर 10 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है 4 दिन में खत्म किया जा सकता है। मिडावल हिस्ट्री का मैंने सिलेबस देखा है, उसमें मतलब मैक्सिमम मतलब 1 से 2 दिन काफी है आपकी। उसके बाद फिर झारखंड हिस्ट्री, उसमें तो 4 ही 5 टॉपिक है, गिन के 10 पॉइंट रटने, आपको नोट्स बना लेना है एक बार सिंगल, मतलब 1 रीडिंग की बात कर रहा हूँ। सेम गोज विद ज्योग्राफी, रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है पोर्शन है, सेक्शन सी काफी छोटा है, सेक्शन डी भी आपका झारखंड का ज्योग्राफी काफी छोटा है, 5 दिन में इसको खत्म किया जा सकता है। पॉलिटी पॉवेट को 10 दिन काफी है ना, इससे भी कम में हो जाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे ना सेम चीजें बार बार यूज करनी होंगी आपको मतलब बहुत जगह, तो ज्यादा इन दोनों पेपर में ज्यादा घबराइए नहीं, ये दोनों पेपर हमारे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो पेपर 5 और 6 को पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में पेपर 3 और 5 को करेंगे ना, इससे ज्यादा स्पीड भाग नहीं सकते हैं, कोई हम लोग मतलब रोबोट तो है नहीं कि मतलब एक दिन में सब पढ़ जाएंगे या फिर एक हफ्ते में सब पढ़ जाएंगे, आपको धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा ना। 10 दिन इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज डेली, फिर उसके बाद साइंस प्लस लैंग्वेज डेली है ना, रिविजन प्लस डेली आंसर राइटिंग आपका पार्ट होना चाहिए, तो ऐसे ही मूव करेंगे। फाइन, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसी पे जाके आपको जीएस मेंस मास्टर सीरीज में इनरोल कर लीजिएगा, फिर आप खोटा थे तो खोटा में, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइन, हमारा वेबसाइट भी है। सो हमारा टेस्ट सीरीज जो पहला स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, और आज हम आपका मतलब जाके उस पर इकोनॉमिक्स से नोट्स अपलोड को पढ़ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।